नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है, आखिर उत्तराखंड राज्य गठन के समर्पित आंदोलनकारी क्यों परेशान हैं, क्यों व्यथित हैं, क्यों सरकार से उनका मोह भंग हो चुका है, क्यों उत्तराखंड की जनता अपने आप को छली महसूस कर रही है। इस मामले में हम चर्चा में विस्तार में करेंगे। चर्चा का शुभारंभ करते हुए हम चलते हैं परसों शाम को उत्तराखंड आंदोलन के एक दिग्गज आंदोलनकारी रामनगर से राम प्रभात ध्यानी जी, जो अपने किसी मित्र के स्वास्थ्य लाभ जो कर रहे हैं, उनके मित्र हैं, उनके कुशलक्षेम लेने के लिए दिल्ली आए थे। उनको मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आमंत्रित किया। वो बहुत अजीज मित्रों में से हैं, तो उनके साथ थे भारत भट्ट जी। तो इसी हम बात ही कर रहे थे, तो इस संदर्भ में देश के प्रख्यात स्तंभकार, पत्रकार और राष्ट्रवादी विचारों के ध्वजवाहक विष्णुगुप्त, जो आजकल आचार्य विष्णु सरस्वती के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं राष्ट्रवादियों के बीच में, तो उन्होंने एक सवाल किया प्रभात ध्यानी जी से। मेरे से तो सवाल जवाब ज़्यादा होता नहीं, मेरे विचारों से वो भलीभांति परिचित है, परंतु देश के किसी भी कोने का कोई आदमी आता है, उनसे वो बहुत गहराई से उनके समाज में, उनके क्षेत्र में, उनके प्रदेश में और क्या धारणाएं लोगों की है, क्या समस्या, इस बारे में जानकारी लेता है। उत्तराखंड के प्रति उनका गहरा मोह, लगाव है। वो समय समय पे वहाँ पे जो बदहाली हो रही है उसके बारे में चिंतित भी रहते हैं और अपने लेखों में उनको स्थान भी देते हैं। तो उन्होंने प्रभात ध्यानी जी से एक बात कही। प्रभात ध्यानी जी से उन्होंने पूछा, प्रभात जी, आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नेता रहे और आज भी सक्रिय हैं, 2-3 बार आप चुनाव भी लड़ चुके हैं। आप ये बताइए कि मैं देहरादून में कई बार जाता हूँ, दिल्ली में तो मैं जो उत्तराखंड के समर्पित लोग हैं उनसे जब मिलता हूँ तो गैरसैंण की बात सुनता हूँ, राजधानी की बात, परंतु मैं देहरादून जाता हूँ तो वहाँ किसी के मुँह से इस प्रकार की बातें नहीं सुनता। तो प्रभात ध्यानी जी ने बहुत सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, विष्णु जी, ये राजधानी का जो मसला है वो आम जनता का मसला नहीं है, ये वैचारिक है, ये नीति निर्धारकों का फैसला है, यह देश और समाज और प्रदेश की दिशा देने वाला मामला है। आम जनता को ये है कि रोजगार कैसे होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों से आम जनता जूझती है। ये जो नीतिगत मामले हैं, जो देश को दिशा देने वाले मामले, इस मामलों में जब जहाँ के स्थापित राजनीतिक दल ही उदासीन हो इस मामले, तो आम जनता से ये इसकी आस करना भी एक प्रकार से उनके साथ अन्याय होगा। प्रभात ध्यानी ये समर्पित हैं, वो राजनीतिक दलों में नहीं है, पर स्थानीय एक राजनीतिक दल है परिवर्तन पार्टी, उसके महासचिव भी हैं और उत्तराखंड के मुद्दों पे हमेशा समर्पित रहने वाले और प्रखर रहने वाले और संघर्षशील करने वाले एक जाबाज योद्धा हैं। आंदोलन के दिनों में 94-95 से लेकर अब तक मैंने प्रभात को हमेशा संघर्ष की दिशा में देखा। रामनगर के मुख्य मार्ग पे उनका होटल व्यवसाय भी था, परंतु आंदोलनों की थपेड़ों में और जन समस्याओं से जूझते हुए वो इन चीज़ को बरकरार नहीं रख पाए, परंतु उन्होंने अपने संघर्ष से मुँह नहीं मोड़ा। परिवार ने कितने प्रकार के वो सहने पड़े होंगे।
तो ये केवल प्रभात ध्यानी की बात। प्रभात ध्यानी जी उससे एक दिन पहले जब सुरेश नोटियाल जी उत्तराखंड आंदोलन के साथी और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी चारू तिवारी जी और अन्य लोगों के साथ जब मिले तो उन्होंने कहा, मैं संक्षिप्त उस समय मुलाकात है, उन्होंने कहा देवदा ऐसी बात करते हैं कि हम राज्य गठन आंदोलन के साथी जितने हैं, चाहे कोई किसी भी जगह है, किसी भी दल में है, परंतु कम से कम एक बार मिलके उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए एक आपस में मेल जोल का कार्यक्रम करते हैं। और मैं रामनगर में इस चीज़ के लिए आयोजन कर सकता हूँ, आप लोग अपना समय दीजिए। तो उस पर विचार विमर्श हो रहा है। चारू ने कहा कि हमें पूरे उत्तराखंड में इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये चीज़ें चल रही। इसी के मुद्दे पे उसके बाद दिनेश बिष्ट जी भी आए उस चर्चा में। दिनेश बिष्ट जी भी इस चीज़ से व्यथित हैं, वो राज्य आंदोलनकारी रहे, रानीखेत के हैं, वहाँ से 96 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, रानीखेत विधानसभा सीट से विधायक का उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा की तरफ से हमारे वो प्रत्याशी थे। उस समय डॉक्टर हरक सिंह पौड़ी से थे, डॉक्टर प्रकाश सुमन ध्यानी हमारे मसूरी क्षेत्र से थे। तो उस समय उत्तरकाशी से बर्फीलाल जोंठा से लेकर राजेंद्र रावत, केदार रावत इत्यादि साथी मोर्चा संभाले हुए थे। बागड़ी जी थे टिहरी से, ये तमाम साथी थे। अवतार रावत भी आए। अवतार रावत जो उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर रहे, ध्वजवाहक रहे। मुलायम सिंह की रैली में दिल्ली में अकेले वहाँ पे आवाज़ उठाने वाले और पथराव सहने वाले जाबाज रहे। भले ही उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राजनीतिक दलों ने वो समर्पित रहे कानून के लिए। वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्याय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रहे और एक दो सरकारों में, तिवारी सरकार से लेकर हरीश रावत सरकार में अतिरिक्त अपर महाधिवक्ता भी रहे। परंतु जो होना चाहिए था, एक ईमानदार व्यक्ति है, वो भ्रष्टाचारियों से जूझता है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारों में आसीन लोग जो समझौता करते हैं, अपने हितों को प्राथमिकता रखते हैं, वो प्रमुख पद नहीं देते हैं, जिसके कारण उत्तराखंड को कई प्रकार की बदहाली सहनी। अवतार रावत थे महेश चंद्र जी। उसके बाद टिहरी से हमारे साथी राजेश्वर पैनुली रहे, प्रतापनगर से जो चुनाव भी एक दो बार लड़ चुके हैं, भाजपा के नेता भी हैं। और पत्रकार अभिनव कलोड़ा भी थे। सब एक चिंतित थे कि उत्तराखंड कैसे ठीक होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। इस चर्चा में भले ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग उतनी गंभीरता से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, परंतु जिन्होंने आंदोलन के ध्वजवाहक रहे, जिन्होंने प्रदेश के हक हकूक़ों के लिए संघर्ष किया, राजनीतिक दलों से जिनका सीधा टकराव चलता था, वो लोग उत्तराखंड की बदहाली के लिए काफ़ी थे। तो इस बदहाली के लिए हमने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड समाज व्यथित हो रहा है, इसको कैसे निकालें। अभी परसों मुझे फ़ोन आया फिर एकता मंच का, उत्तराखंड एकता मंच में कोई मोहन सिंह रावत हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि रावत जी आप उत्तराखंड एकता मंच में थे, उत्तराखंड एकता मंच की एक बैठक है, आपको आना है। उस दिन हम एक विजन डॉक्यूमेंट्स भी निकाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री भी। तो मैंने कहा इसमें कौन कौन से लोग हैं, तो बुराड़ी क्षेत्र के कुछ हमारे मित्र, रोहतांग से लेकर ये विनोद बिष्ट से लेकर अन्य लोग साथ थे। तो मैंने उन्हें कहा देखो, जिन्होंने विजन डॉक्यूमेंट्स बना रखा है, जिनकी अपनी धारणा है, उनको इस कार्य को करने दो। हम लोग तो जब तक एक निष्ठ न हो व्यक्ति, जब एकता मंच संघर्ष के निर्णायक मोड़ पर पीछे हट गया,
और उसके बाद हमें आशा नहीं है जो लोग फिर ध्वजवाहक बने हुए हैं वो फिर इस जनता के खोए हुए विश्वास को अर्जित कर पाते हैं कि नहीं। इसलिए आप लोग करिए, अगर सही करेंगे हम आप लोगों के साथ हैं। उसके बाद कल ही अनिल पंत का फ़ोन आया कि रावत जी आप आइए दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो विनोद बछेती जी जो उत्तराखंड समाज के लिए सदा समर्पित रहे, जो एकता मंच के प्रमुख ध्वजवाहक भी रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मंत्री पद पे भी आसीन है, तो संगठन में मंत्री हैं। और दिग्मोहन जी जो हमारे उत्तराखंड एकता मंच के प्रमुख साथी थे, वो इस समय आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में युवा के प्रमुख भी हैं और सुरेंद्र हाल सिंह हैं, संजय नौडियाल जी हैं और अनिल पंत जी समर्पित। तो उन्होंने कहा रावत जी शाम को बैठक है, एकता मंच के साथी बैठेंगे। मैंने कहा अनिल भाई शाम की बात है, शाम को 5 बजे की बात की अधिकांश बैठकों में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि उससे मुझे दूर घर पड़ता है, 1-1.5 घंटे जाने का लगता है। तो बेमतलब मैं अपने को थकाने से कोई फ़ायदा नहीं, या जनहित में हो या तो वो मेरे जाने से कोई बहुत बड़ा हित हो रहा हो या कोई दुखियारा हो या जनता का हित हो या मेरा हित, तब तो कुछ ऐसे ही जयराम जी करने के लिए दिन भर मैं घूमता रहता हूँ देश की संसद के आसपास से लेकर राष्ट्रीय धरना स्थल से लेकर विभिन्न शहरों में। इस समय जिस ढंग से मैं सकरपुर में विकास मार्ग, इस प्रकार से मेरी दिनचर्या चलती है। और हमारा जो समर्पण है जीवन से जब से सांस ली, वो राष्ट्र निर्माण, विश्व कल्याण, सर्वभूत हिते रता परमात्मा कृष्ण के प्रति समर्पित करके हमेशा कुरुक्षेत्र का योद्धा, न्याय के खिलाफ विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हमें राष्ट्र को मजबूत करना है, हमें जड़ों में मट्ठा डाल के पत्तियों को पानी नहीं सींचना है, अपितु हमें मजबूत देश बनाना है। जब देश खुशहाल होगा तभी आगे। तो मैंने अनिल पंत से कहा, पंत जी आप लोग बैठक करिए, अगर उसका निष्कर्ष सकारात्मक रहा या जनता के विश्वास के अनुरूप रहा, जिस ढंग से हमारे साथियों ने निर्णायक मोड़ पे जब यहाँ रामला मैदान में जंतर मंतर में उत्तराखंडी समागम के बाद, पंचायत के बाद इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ उत्तराखंड रामला मैदान में, उत्तराखंड को 2 अक्टूबर के बाद बहुत बड़ा हुआ कार्यक्रम। उससे बाद जनता को एक विश्वास, एक दिशा देने का काम होना था। जिस प्रकार से मित्रों ने इस प्रकार से उस आंदोलन को अपने स्वार्थ या दूरदर्शिता के कारण या जिस कारण भी रहा उसे जमींदोज करने का काम किया, उससे हम व्यथित हैं। हम जनता में इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। आज हम प्रश्न करते हैं कि आप एकता मंच के प्रमुख हस्ताक्षरों में थे, अब कहाँ गया वो मंच? तो इसलिए कोई भी कार्य करने जब तक समर्पण न हो, निष्ठाएं न हो, प्राथमिकताएं न हो, तब तक इस प्रकार के सामाजिक संगठन केवल सामाजिक संगठनों को, समाज को दिशा देने का काम करना पहला काम। संस्कृति तभी बचेगी ये समाज मजबूत दिशा में, निर्णायक दिशा में जाएगा। और आज ये हो रहा है, जिनके पास संसाधन है, संगठन है, अधिकांश संगठन अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति समर्पित है। उनका उत्तराखंड के हक हकूकों से कोई लेना देना नहीं। उत्तराखंड इतना व्यथित है, 23 साल हो गए उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को बनाने के लिए तैयार नहीं है। उत्तराखंड के अस्मिता को, जो मुजफ्फरनगर कांड में वो हुआ था, उसको, उसके गुनाहगारों को सजा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार निष्ठावान नहीं है। नए ढंग से केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग नहीं कर रही है एक गुनाहगारों को सजा देने की। जो वहाँ पे भूकानून है उत्तराखंड में, इस प्रकार से घुसपैठ और बाहरी तत्वों ने जिस प्रकार से अराजकता फैला दी है, उसको रोकने के लिए न भूकानून जो हिमाचल की तरह मजबूत है, जो मूल निवास का है,
जो हिमालयी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में जिस प्रकार से वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को, हिमालयी क्षेत्र के, उत्तराखंड में तो 60% से अधिक भूमि जंगल और वन भूमि है, उसकी सुरक्षा करते हैं। परंतु उत्तराखंड की सरकारों ने अभी इसी पखवाड़े हमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जगदीश मंगाई, जो चिंतक हैं, पत्रकार हैं, जो दिल्ली के अधिकांश लोगों में दिल्ली में कैसे होना चाहिए, उत्तराखंड में कैसे ठीक होना चाहिए, दिल्ली की राजनीति कैसे दिशा देनी चाहिए, एक साफ छवि के आदमी हैं, चिंतक हैं। बड़े बड़े समाचार पत्रों में उनके लेख स्तंभ आते हैं और बड़े बड़े बुद्धिजीवी उनको पढ़ाते हैं। उनका कई किताबें प्रकाशित हो रही है दिल्ली के बारे में और यहाँ के पर्यावरण के बारे में, यहाँ के नगर निगम के बारे में, दिल्ली को कैसे संवारे जाए, वो साफ छवि के। इसलिए कोई पार्टियाँ उनको प्रमुखता नहीं देती है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नेतृत्व विहीन है, एक प्रकार से केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पा रहे, और केजरीवाल का मुकाबला अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई कर पाता है तो मेरी नज़र में केवल साफ छवि के जगदीश मंगाएंगे। इतने मजबूत और व्यवस्थित आदमी हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के हैं, वो केवल भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते हैं, वो मजबूती से राष्ट्रहित, जनहित, उन्होंने कहा देव भाई, जब सरकारें जन कल्याण का और राष्ट्र हितों को की उपेक्षा कर देती है अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए, तो वो सरकारें, आप पत्रकारिता करते हैं, आप मजबूती से जनपक्ष को रखिए। तो हमने कहा जनपक्ष को रखने के साथ साथ हमारा ये दायित्व भी है, देश के जिस प्रकार से 2024 का चुनाव होने वाला है, या 2014 से लेकर 19 का चुनाव हुआ या अन्य चुनाव हुए, उसमें हमारी प्राथमिकता है कि वो तत्व ना आए जो राष्ट्र को फिर पतन के गर्त में डाल पाए, देश की सुरक्षा, भारतीय संस्कृति को जमी दोज न कर दे। इसलिए हमें जब घनघोर अंधेरा हो, सूरज और चांद के निकलने की कहीं आशा न हो, तो जुगनों से भी रास्ता ढूंढना होता है। पूर्ण रूप से ये लोग सही न हो, इन्होंने आम जनता के लिए ये बेरोजगारी को दूर करने का काम नहीं किया, ये क्या कहते हैं, महंगाई पे अंकुश लगाने का काम नहीं किया, भारत विरोधी चीन और पाकिस्तान पे अंकुश लगाने का काम नहीं किया, उनसे रिश्ते तोड़ने का काम नहीं किया, उनसे क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होने के बाद भी हमें एक दुविधा में होती है कि आखिर 2024 की बागडोर किसको सौंपी जाए। हमारा ये है कि कांग्रेस पथभ्रष्ट की तरफ बढ़ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस से ये आशा थी कि राजधानी गैरसैंण से लेकर उत्तराखंड के हकूकों के प्रति हरीश रावत के नेतृत्व में कुछ काम करने के लिए समर्पित थी, बोलने का साहस कर रही थी, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आवाज़ उठाने पर। दुर्भाग्य ये है कि जब आज सत्ता में है जो लोग, वो सच बोलने का साहस तक नहीं करते, वो जन मुद्दों को आवाज़ देने का काम नहीं कर पाते हैं। करना तो बहुत दूर की बात है, उनमें नैतिक साहस नहीं है, केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए। इसलिए हमें ये कहा, परंतु राष्ट्र का जब मुद्दा हो तो वो चीज़ें अलग होती है। धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा हो राष्ट्रीय सुरक्षा का, इस मुद्दों पे मोदी सरकार ने सराहनीय कार्य किए। परंतु उसके साथ जो बेरोजगारी दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचारी ये नहीं है केवल जो हमारे पक्ष में उनको माफ और विपक्ष को त्रास, आपको सभी भ्रष्टाचारियों पर निर्ममता से करना। हो सकता है कोई रणनीति हो, जब तक जनादेश न मिले हो सकता है रणनीति हो, परंतु जिस प्रकार से अयोग्य लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया जा रहा था, जिनको लोग अपने गली में, अपने घर में खड़ा नहीं होने देते, उन्हें देश का भाग्य विधाता जब बनाया जाता है तो आम जनता को गहरी दुख पहुँचता। हमारी आशा है कि राष्ट्र तुष्टीकरण के हाथों न जा पाए, ये हमारी व्यवस्था है, इसलिए हमने ये किया। तो हमारा ये मानना है
देश को बचाए रखते हुए प्रदेश और देश की जन हितों की सुरक्षा की जाए, इस प्रकार की बात। उत्तराखंड में जो भी परिणाम, वामपंथी दलों में हमारे साथी लोग इतने मजबूती से जन्म, परंतु भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक नहीं बनते। आज गौ माता के खिलाफ जिसमें गौ रक्षा का चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यहाँ पे गोवध बंद होना चाहिए देश में, गोमांस का निर्यात नहीं होना चाहिए, गोवंश का संरक्षण होना चाहिए। और जो इस प्रकार से तस्करी में लगे रहते हैं, इस गलत कार्यों में लगे रहते हैं, भारतीय संस्कृति को अपमानित करने में लगे रहते हैं, जो भारत तो उन पर निर्ममता से कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए, उनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये मानना है, देश में उत्तराखंड हो, अब मणिपुर में इस प्रकार की कार्य हो रही है। इसलिए ये है, जब सरकारें समस्याओं का समय पर निदान नहीं करती हैं तो मणिपुर जैसा विस्फोटक स्थिति बनती है। आज उत्तराखंड की समस्या, जोशीमठ की समस्या हो, चाहे हल्द्वानी की समस्या हो, राज्य बनने के साथ ही अगर वहाँ पे जो सरकारी समितियाँ बनी हुई है, जो सरकार के हक हकूक़ों पे डाका डाला गया है, उन पे जागरूकता से उनका बचाव होता तो आज ये समस्या नहीं आती है। 2024 के बाद हम देखेंगे जिन्होंने भी गलत काम किया उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से आज शिमला से लेकर उत्तराखंड में जिस प्रकार से वो हो रहा है, हमारे जगदीश महंगाई जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तराखंड के हक हकूक़ों में जो टिहरी बांध से लेकर जल परियोजना, उस पर उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से कुंडली मारी है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला 2 साल हो गया, आखिर उत्तराखंड की सरकारें उस अपने उत्तराखंड के हक को लेने के लिए क्यों, हमें बिजली उत्तर प्रदेश से क्यों लेनी पड़ी, हमें उत्तराखंड के हक हकूक़, हमारा जल संसाधन हमारे सारे हो, हमारे उत्तराखंड में बिजली फ्री, बिजली क्या, हम ईंधन पूरे विश्व का पर्यावरण बचा रहे हैं, 60% वनों की रक्षा कर रहे हैं, और तुम हमें ईंधन और बिजली तक न दे, हमारा अधिकार है वो, और हमारे हकों में, हमारे जंगलों पे जो हक हकूक़ हैं उनको छीनने का काम कर। इसलिए सरकारें ऐसे होनी चाहिए। उत्तराखंड में इस प्रकार से ये ऑल वेदर रोड के नाम पर जिस प्रकार से तहस नहस कर दिया गया, रोड बनाइए परंतु इस प्रकार के पर्यावरण की रक्षा के मानकों को बहुत मजबूती से, जिस संगे सुरंगों से तहस नहस हिमालयी क्षेत्र को कर दिया गया, उससे वहाँ स्थिति बड़ी विस्फोटक हो सकती है। हमारा ये आग्रह है, उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा करते हुए, उत्तराखंड के हक हकूक़ों की रक्षा करते हुए, राजधानी गैरसैंण से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों से लेकर, भू कानून से लेकर, मूल निवास से लेकर, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन, जो उत्तराखंड के नेताओं के अक्षमता के कारण, उस समय खंडूड़ी और तिवारी जी थे, उन दोनों ने अपने अक्षमता या जानबूझ के उत्तराखंड के हक हकूक़ों को जिस प्रकार से रोंदने का काम किया, और उसके बाद की सरकारों ने जिस प्रकार से इस जनता को इसके प्रति जागरूक नहीं किया, तो उससे आज स्थिति उत्तराखंड की बड़ी दयनीय होगी। और जिस प्रकार से उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से ये मंत्री जो आम जनता पे मारपीट कर रहे हैं और जो जन विरोधी कार्यों में लिप्त हैं, उन लोगों पे अंकुश लगना चाहिए था, परंतु कौन करे। आज देख रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कह रहे हैं कि इतने प्रदेशों के विधायक जाएंगे वहाँ प्रचार कर। अरे विधायक क्या प्रचार करेंगे दूसरे के क्षेत्र में? सरकारों ने अगर इतनी मेहनत, सत्तारूढ़ पार्टी सत्तासीन के समय पे वहाँ पे मेहनत करती है, जनता को जनहितों के लिए काम करती, तो ये समस्या नहीं आती है बोलने के, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं होती, जनता अच्छे काम का साथ खड़ी होती है। परंतु बड़ा दुर्भाग्य है, हमने देखा किस प्रकार से उत्तराखंड में जब बहुगुणा जी और चंद्रमोहन सिंह नेगी का गढ़वाल लोकसभा उपचुनाव हुआ था, उस समय हमने देखा 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। क्या नतीजा आया? जनता उखड़ गई। इस प्रकार के लोगों से 2 वोट नहीं मिलती है। इसलिए अपने निहित स्वार्थों को दरकिनारा करके जनहित के प्रति समर्पित होइए
जनता जानती है और जनादेश का सम्मान करना सीखे। बंटवारे से देश का न भला होता है न कुछ होता है। उत्तराखंड के तमाम सामाजिक संगठन जितने हैं वो नेताओं को माला पहनाने के लिए चारणों का काम न करें, वो उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करें। आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, प्रदेश की क्या समस्या है, इसके प्रति आपका कहीं रुझान नहीं। आप तमाशा बना दिया है उत्तराखंड को। केवल संस्कृति केवल इससे नहीं बचती है। संस्कृति कभी कमज़ोर लोगों की नहीं होती है, संस्कृति होती है मजबूत। उसका एक उदाहरण है, आज आज़ादी की अंग्रेज़ों को गए 75 साल हो गए, परंतु हम अपने बच्चों को अभी भी टाई पैंट शर्ट लेकर लॉर्ड साहब बनाने के लिए लगे हुए हैं। और जब भारत उत्तराखंड की शादियाँ होती है यहाँ पे तो भांगड़ा होता है। क्यों होता है कि मजबूत समाज है, जो मजबूत समाज अपने समाज का मजबूत रहता है उसका अनुसरण दूसरे लोग करते हैं। इसलिए उत्तराखंड के तमाम सामाजिक संगठनों को चाहिए वो केवल ये कोठियार न बने, अपितु समाज के गंभीर विषयों का चिंतन भी करें। सांस्कृतिक विरासत का बचाना अपनी जगह है, परंतु जब घनघोर अंधेरा हो, समाज में इस प्रकार से विकट हो, तो केवल नाच गाने में रोम की तरह नीरो बनना नहीं चाहिए। इसलिए सामाजिक संगठन दलीय चारण बनने के बजाय उत्तराखंड के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभाले, तभी आगे होगा। और उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारी जो कहते हैं हमें पेंशन दो, आरक्षण दो, हमें ये दो, सम्मान दो, उनका भी ये है। आप लोग कभी भी अपने मंचों से उत्तराखंड के प्रमुख मांगों को जनता के सामने रखने के लिए साहस नहीं होता है। कभी भू कानून पर कर लेंगे, कभी मूल निवास पर कर लेंगे। अरे पूरा सिखाइए, कोई भी कार्यक्रम में आपको बोलते हो सामाजिक संगठनों को बताइए कि समाज को जागरूक करने का दायित्व है। समाज की मुख्य समस्या क्या है? राजधानी गैरसैंण है, मुजफ्फरनगर कांड है, भू कानून है, मूल निवास है, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन है, भ्रष्टाचार है, वहाँ पे घुसपैठ है, और युवाओं को रोजगार देने का। जिस प्रकार से बाहर के लोगों को वहाँ पे थोक के भाव पे एम्स ऋषिकेश में 700 के 700 राजस्थान के भर दिए गए, कौन है जिम्मेदार? कौन? ये मंत्री संतरी जितने हैं, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, ये अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपने उनको भर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? नौकरशाही। इस प्रकार से वो जब वहाँ पे सचिव बचे रहते तब भी काम नहीं करते हैं, और रिटायर होने के बाद उन्हीं निखट्टुओं को वहाँ पे दाल मूंगने के लिए वहाँ पे सरकार फिर किसी आयोग का अध्यक्ष और किसी का वो बनाती। इसलिए उत्तराखंड समाज को जागरूक होना होगा, तभी उत्तराखंड की बदहाली दूर होगी। जय हिंद।